स्कूल में मुगल एम्पायर के बारे में तो पढ़ा ही होगा। सत्ता की लालच, धोखेबाजी से भरी हुई इस खानदान के बारे में पढ़ना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था और इनका नाम याद रखना तो बहुत बड़ा मुसीबत हुआ करता था। तो जिसने इस खानदान की शुरुआत की, बाबर, उसी के जिंदगी के ऊपर दी एम्पायर नाम की वेब सीरीज बनी है। अभी ये वेब सीरीज अपने आप में ही एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल वेब सीरीज है, क्योंकि ये वेब सीरीज जिस बुक पर बेस्ड है उसमें सभी के सभी मुगलों को काफ़ी ज़्यादा महान और उदार दिखाया गया है, यहाँ तक कि औरंगजेब को भी। इन शॉर्ट, राइटर ने सभी मुगलों को लेकर अपनी इमेजिनेशन का मसाला मिलाकर एक फिक्शनल हिस्ट्रिकल बुक लिखा है। अब जैसा इस सीरीज का सोर्स मटेरियल है, ठीक वैसा ही ये वेब सीरीज भी है। जब बाबर ने इंडिया पर हमला किया था तब उसके कॉन्क्वेस्ट को लेकर गुरु नानक ने लिखा था कि बाबर ने दिल्ली के तख्त पर बैठते ही जो लोग लोधी को सपोर्ट करते थे उनके पूरे खानदान को खत्म कर दिया था। पर सीरीज में ऐसा कुछ भी नहीं था। इवन बाबर तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करता है। अब सोच के देखो कितनी ज्यादा इमेजिनेशन से भरी हुई है वेब सीरीज। पर आगे बढ़ने से पहले जरा सोच के देखो, आखिर एक कंट्रोवर्सी काम कैसे करता है। आसान है, बस हिस्ट्री के एक खूंखार, खून के प्यासे कैरेक्टर को ले लो, इसके बाद उसे महान बनाकर, सिविलाइज्ड बनाकर एक मूवी या वेब सीरीज रिलीज कर दो, बस शुरू हो गई कंट्रोवर्सी। अब किसी एक महापुरुष ने कहा था कि पब्लिसिटी से पब्लिसिटी, फिर चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, और सबसे अच्छा पब्लिसिटी करने का तरीका है कंट्रोवर्सी। एंड बहुत से डायरेक्टर तो खुद से कंट्रोवर्सी कर लेते हैं ताकि अपने मूवी या सीरीज के लिए फ्री में पब्लिसिटी हो जाए, जैसे संजय लीला बंसाली। वेट अ मिनट, इस सीरीज की डायरेक्टर तो संजय लीला बंसाली की शागिर्द थी ना? समझ रहे हो? पर मैं आमतौर पर मूवीज या वेब सीरीज को कंट्रोवर्सी के एंगल से नहीं देखता। मैं देखता हूँ कि अगर कोई झूठ फैला रहा है अपने स्किल के जरिए तो आखिर वो कैसे कर पा रहा है। इन शॉर्ट, मैं किसी भी सिनेमा को सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से रिव्यू करना पसंद करता हूँ। तो अगर तुम लोग ट्रोल या हेटफुल रिव्यू देखने के लिए यहाँ पर आए हो तो तुम्हें निराशा हो सकती है। फिर भी वीडियो को एंड तक देखना। तो द एम्पायर टोटल 8 एपिसोड की वेब सीरीज है और मेरे लिए एपिसोड 5 तक ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा फास्ट पेस पर चल रही थी और बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग लग रही थी, क्योंकि एपिसोड 5 तक शहवानी खान नाम का एक ग्रे शेड का कैरेक्टर होता है, प्लेड बाय दीनू मोरिया, और जिसने भी इन्हें शहवानी खान के रोल में कास्ट किया है उनको दिल से थैंक यू। उनका काम इतना बेहतरीन था कि मैं हर एक एपिसोड में बस उनके सीन का इंतजार कर रहा था। एंड पूरे सीरीज में मैं बस यही इंतजार कर रहा था कि कब शहबानी खान और बाबर आमने सामने आएंगे। शो के 5th एपिसोड तक हर एक मेन कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हो जाता है और आप हर पल नेक्स्ट सीन को गेस करने की कोशिश करते रहोगे। पर शहबानी खान के डेथ के बाद यह सीरीज थोड़ा सा बोर करने लगती है, शायद इसलिए क्योंकि एपिसोड 5 तक ज्यादातर फोकस बाबर और शहबानी खान के दुश्मनी तक था। पर इसके बाद सीरीज का पूरा फोकस बाबर और उसके फैमिली के ऊपर था। दीनू मोरिया के अलावा दिस्ती थामने ने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। जब भी वो सीन पर आती है आप उनसे एक अलग तरह की कॉन्फिडेंस फील कर पाओगे। ऑल्सो वो अपने हर एक सीन में एक्ट करने के लिए अपने आंखों का ज्यादा इस्तेमाल करती है, जो ये शो करता है कि वो कितनी ज्यादा ब्रिलियंट एक्टर है। इन दोनों के अलावा शबनम आजमी और राहुल देव भी थे शाह बेगम और वजीर खान के रोल में, और दोनों कैरेक्टर सीरीज में बाबर के फादर फिगर थे। तो सोच के देखो इन दोनों के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी। पर सच कहूँ तो वो कैरेक्टर जिसके ऊपर पूरी की पूरी सीरीज बनी है वो ही मुझे पसंद नहीं आया। देखो, फिल्म का मेन कैरेक्टर अच्छा है या बुरा वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि एक मेन कैरेक्टर ऑडियंस के ऊपर कितना इम्पैक्ट फैलता है। इवन जो कैरेक्टर जितना ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है ऑडियंस के ऊपर, लोग उसे उतना ज्यादा याद रखते हैं। जैसे हमने गैंग्स ऑफ वासीपुर में सरदार खान और फैजल खान को याद रखा है, और सिर्फ सरदार खान और फैजल खान किया, उस मूवी के हर एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को हमने याद रखा है। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। बाबर को इतना ज्यादा सिंपैथाइज, महान बना दिया गया है कि उस कैरेक्टर में कोई शेड ही नहीं था। कुणाल कपूर ने बहुत कोशिश की है इस कैरेक्टर को दमदार बनाने की, पर कैरेक्टर ही अच्छा ना हो तो अच्छा एक्टर कर भी क्या सकता है। सीरीज में इतने सारे धोखे और डेथ सीन से कि लगता है कि मानो गेम ऑफ थ्रोन्स से कॉपी किया गया है इस सीरीज को। पर इन्हें ये समझ में नहीं आया कि गेम ऑफ थ्रोन्स में हर एक डेथ और धोखे का एक मीनिंग था जो एम्पायर में गायब था, और बीएफएक्स भी उतना अच्छे नहीं थे। अब किसी भी पीरियोडिक मूवी में सेट डिज़ाइन और कॉस्ट्यूम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि यही दो चीज़ें होती है जो उस इरा की चीज़ को फिर से रिक्रिएट कर पाते हैं।
इवन अगर आप सोच के देखो तो मुगले आजम 3 घंटे की मूवी जिसे बनने में 10 साल लगी, क्यों? सिर्फ और सिर्फ सेट डिजाइन की वजह से। और इस सीरीज का सेट डिजाइन सही मायनों में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। हाँ, एक छोटी सी पॉइंट है इस सीरीज से जुड़ी हुई जो मुझे बहुत ही अजीब लगी है, और वो चीज है एजिंग। सीरीज में बहुत ही ज्यादा लंबे लंबे सालों का गैप लिया गया है, पर थोड़ा सा ध्यान देकर देखोगे तो पता चलेगा कि एक भी कैरेक्टर एज ही नहीं करता। शायद पहले लोग खतरनाक खतरनाक कॉस्मेटिक यूज करते थे जिससे उनकी उम्र ही नहीं बढ़ती थी। खैर मजाक बात में, पर इतनी बड़े बजट में बनी सीरीज में इतनी छोटी पर नेचुरल चीज पर ध्यान ना देना थोड़ा सा अजीब लगता है। अब सीरीज को ऐसे पॉइंट पर खत्म किया गया है कि सीजन 2 को इजीली शुरू किया जा सके। अरे नहीं समझे? अरे बाबर की मौत हो चुकी है और उसके सभी बेटों में तख्त के लिए लड़ाई शुरू हो चुकी है, जिसमें ऑब्वियसली हुमायूं जीतेगा। पर सब कुछ डिपेंड करता है सीजन 1 पे। तो सीजन 1 एवरेज ही था, जिसे एक बार तो देखा जा सकता है। हाँ, इस सीरीज से नोट्स मत लेने बैठ जाना, क्योंकि हकीकत इस सीरीज से बहुत बहुत ज्यादा अलग है।